हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है हमारे चैनल साइंस स्टडी 99 ग्रुप में। तो जैसा कि फ्रेंड, आज हम बीए प्रोग्राम पॉलिटिकल साइंस का थर्ड ईयर भारत की विदेश नीति क्या है, और ये 20 मार्क्स का क्वेश्चन पूछता है। और आपके एग्जाम में सबसे ज्यादा डीओ हो, चाहे सोल हो, चाहे इग्नू हो, तो उसमें कई बार आने के चांसेस होते हैं। ये जो हमारा पार्ट होगा, नोवा पार्ट है वीडियो का। तो आइए फ्रेंड्स स्टार्ट करते हैं, इसे अच्छे से समझते हैं। और बेस अब हम बात करते हैं कि भारत की विदेश नीति क्या है। तो पहले आपको ना ध्यान से इस टॉपिक को समझना है कि भारत की विदेश नीति क्या है, यानी नीति का मतलब क्या है, और भारत की कुछ पॉलिसी है। कारण भारत ने अपनी फॉरेन पॉलिसी इस तरीके से बनाई है कि हम कोई भी पॉलिसी या नीति बनाते हैं तो उसका कुछ उद्देश्य होता है, कुछ कारक भी होते हैं, उसके कुछ कारण भी होते हैं। उन कारणों के बारे में आज हम बात करने वाले हैं कि भारत की विदेश नीति जो है उसके कौन कौन से कारक है। तो जानते हैं कि उन तत्वों के बारे में जो किसी देश की विदेश नीति बनाते समय हमें ध्यान में रखना पड़ता है। हालांकि कारण या ऐसे तत्व जो हजारों हो सकते हैं। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे क्या बताया जा रहा है कि भाई भारत की अगर विदेश नीति अगर बनानी है तो भाई आसपास के देशों को भी समझकर बनाना पड़ता है। इसमें कुछ अपने नियम कायदे कानूनों को समझना पड़ता है, फिर जाके हमारी कुछ विदेश नीति बनती है। लेकिन कुछ महत्वपूर्ण तथ्यों को इस पोस्ट के जरिए बताया गया है। चलिए देखते हैं, ध्यान से इसे समझते हैं। यहाँ से हमारा आंसर स्टार्ट हो रहा है, आप यहाँ से सुनिएगा और ध्यान से समझिएगा। भौगोलिक व्यवस्था क्या कहता है कि जो पहला कारण क्या है वह है भौगोलिक कारण। इस व्यवस्था में जब हम किसी देश की भौगोलिक स्थिति की बात करते हैं, हम जब भी अंतर्राष्ट्रीय स्तर विदेश संबंधों की बात करते हैं तो सबसे पहले पड़ोसी देशों को ध्यान में रखते हुए कि हमारे पड़ोसी देश कौन हैं, उनके साथ हमारे कैसे संबंध है, या फिर उनकी भौगोलिक स्थिति क्या है। जो हमारा भौगोलिक है उसके आसपास का वातावरण कैसा है, हमारे देश की क्या स्थिति है या उसकी लोकेशन क्या है, पानी के पास या चारों तरफ जमीन से घिरा है। अगर नेपाल की बात की जाए तो नेपाल चारों ओर जमीनों से घिरा हुआ है। ये थे हमारे कुछ भौगोलिक व्यवस्था। अब हम बात करते हैं कि यदि नेपाल को कोई व्यापार करना है या किसी तरीके से संबंध बनाना है तो उसे पहले अपने पड़ोसी देशों के साथ संबंध बनाने पड़ेंगे ताकि उसका व्यापार क्या हो सके, आसानी से चल सके। देखो, हम बात करते हैं कि विदेश की जो नीति होती है, जैसे भारत की विदेश नीति क्या है, नेपाल की विदेश नीति क्या है, व्यापार करने के कौन कौन से तरीके हैं। अगर कोई देश अपने पड़ोसी देशों से लड़ाई करके बैठ जाए तो उसके संबंध अच्छे नहीं रहेंगे। तो इसी तरह आपको ये देखना होता है कि आपके देश की भौगोलिक स्थिति कैसी है, आपके दूसरे देशों के साथ भौगोलिक संबंध कैसे हैं, अच्छे हैं कि खराब हैं, और आपको अपने देशों के साथ संबंध कैसे बनाने हैं। अगर हम भारत की बात करें तो हमारा देश भी क्या, भौगोलिक स्थिति बहुत अच्छी है। भारत तीनों तरफ से पानियों से घिरा हुआ है और तीनों तरफ से जमीन से भी घिरा हुआ है, यानी भारत को जमीन का और पानी का दोनों का ही सहारा मिला हुआ है। अगर ऊपर से किसी देश के साथ अच्छे संबंध नहीं बनते तो हम समुद्री रास्तों के सहारे व्यापार कर सकते हैं। हालांकि हमारे संबंध चीन और पाकिस्तान के साथ ज्यादा अच्छे नहीं रहे हैं, क्योंकि भारत का भूगोल इस तरह का है कि यानी उसके इस चीज का फायदा मिल सकता है। भौगोलिक में दूसरी चीज हम ये देखते हैं कि पड़ोसी दोस्त या दुश्मन है, तो हमारी भूगोल में वातावरण कैसा है। इसके अलावा ये भी निर्भर करता है कि हमारी भूमि कैसी है, उपजाऊ है। हम अपनी खेती बाड़ी पर भी निर्भर करते हैं। तो अपनी विदेश नीति बनाते समय भौगोलिक स्थिति को ध्यान में रखते हुए कहीं ना कहीं इन सारे कारणों को समझना पड़ेगा। आर्थिक स्थिरता का मतलब क्या है? दूसरा ये है कि आर्थिक स्थिति यानी आपका देश आर्थिक रूप से कितना ताकतवर है या कमजोर है, आप इकोनॉमिकली कितने अच्छे हो। यहाँ पे प्यारे फ्रेंड्स, आपको अच्छे लिख लेना है।
आपकी विदेश नीति अपनी अर्थव्यवस्था पर भी क्या करती है, निर्भर करती है। जितनी मजबूत आपकी आर्थिक स्थिति होगी उतनी ही अच्छी आपकी विदेश नीति होगी। तो यहाँ पे ये बताया जा रहा है कि जैसे मान लिया जाए कि हमारे भारत देश की अगर आर्थिक स्थिति काफी हद तक मजबूत होगी तो हमारी विदेश नीति भी बहुत अच्छी होगी। अगर आपके देश अमीर है, यानी अगर आपका देश अमीर है तो आपको किसी के सामने झुकना नहीं पड़ेगा, यानी हाथ भी फैलाने की जरूरत नहीं है, या जो आपकी फॉरेन पॉलिसी होगी वह काफी हद तक अग्रेसिव पॉलिसी होगी। लेकिन अगर कोई देश गरीब है, उसकी अर्थव्यवस्था इतनी अच्छी नहीं चल रही, तो उसको दूसरे देशों की मदद लेनी चाहिए या उस देश को करनी चाहिए जो अच्छे देश है, जिनकी विदेश नीति पॉलिसी बहुत अच्छी है। तो वह चाहते हुए भी क्या किसी दूसरे देश से लड़ाई करना पसंद भी नहीं करेगा। लड़ाई की दशा में वह कंप्रोमाइज की कोशिश करेगा, यानी मैटर को सुलझाने की कोशिश करेगा। जहां तक हो सके वह लड़ाई से बचेगा, क्योंकि उसको अपनी अर्थव्यवस्था देखनी है और इस तरीके से उस देश के लिए विदेश नीति बहुत निर्भर करती है। सैन्य बल के बारे में हम पढ़ लेते हैं प्यारे मित्रों कि सेना की ताकत। अब बात करते हैं कि सेना और उसकी शक्ति की। किसी भी देश का बल उसकी सेना होती है। अगर देखा जाए सेना बल के बारे में कि सेना की ताकत, अब हम बात करते हैं कि कहीं ना कहीं सेना और उसकी शक्ति का जो प्रदर्शन होगा उस देश का बल डिसाइड करता है कि उसकी सेना कितनी शक्तिशाली है। तो जिसकी सेना में जितनी ज्यादा ताकत यानी पावर होगी वह देश बहुत ज्यादा दमदार पावरफुल होगा। हालांकि ये देश की अर्थव्यवस्था पर भी निर्भर करता है। अगर कोई देश अमीर है, जैसे मान लो कि अमेरिका अमीर है, तो भाई उसका जो सेना जो शक्ति अगर देखा जाए तो बहुत ही बेजोड़ है। तो अगर कोई देश अमीर है या ताकतवर है तो उसकी मिलिट्री स्ट्रांग होगी। इसका विपरीत अगर सेना इतनी ताकतवर नहीं है तो वह देश ज्यादा मजबूत नहीं हो सकेगा, यानी इसका असर भी क्या विदेश नीति पर पड़ सकता है। अगर हम इजराइल की बात करें तो वह काफी छोटा देश है जिसकी संख्या मात्र 85 लाख है, लेकिन उसके पास बहुत मजबूत मिलिट्री है, यानी मिलिट्री बेस है, यानी सेना है। इसलिए इजराइल भी किसी के सामने झुकता नहीं है। इसका सीधा मतलब ये हुआ कि फॉरेन पॉलिसी हमेशा क्या है, उसकी एग्रेसिव है, मजबूत है, क्योंकि वह दुश्मन के घरों में जाकर दुश्मन को ही मार डालता है। लेकिन अगर हम किसी दूसरे देश की बात करें जैसे भूटान, नेपाल, वह बहुत ही कमजोर सेना वाले देश हैं, जिसके कारण वह जल्दी से किसी से लड़ाई के चक्कर में नहीं पड़ेगा। वह कोशिश करेगा कि जितना ज्यादा हो सके लड़ाई से वो बच सके या लड़ाई को टाल दिया जा सके। यानी किसी देश की सेना शक्ति उस देश का मुख्य महत्वपूर्ण हिस्सा है। किसी देश की विदेश नीति की शक्ति को निर्धारित करने में सैन्य बल महत्वपूर्ण योगदान रहता है। तो प्यारे मित्रों, आपको यहाँ पे शक्ति कर लेना है। पॉइंट हमारा है प्राकृतिक संपदा। अगर कोई देश प्रकृति द्वारा दी गई समस्याओं से भरपूर है तो वह अर्थव्यवस्था को बढ़ाने में बहुत ज्यादा मदद करेगा। जैसे कि उस देश में कच्चा माल हो, तांबा हो, लोहा हो, स्टील हो, पेट्रोल आदि। इसके अलावा उस देश का वातावरण, पानी, सर्दी, गर्मी, बरसात आदि ये सब प्राकृतिक संपदा, पानी, नेचुरल रिसोर्सेस है तो प्राकृतिक द्वारा दी गई है, जिसे हम कह सकते हैं कि उसे गॉड गिफ्टेड माना गया है। जिस देश में प्राकृतिक संपदा सबसे ज्यादा होगी वह देश उन्नत ही संपन्न और उच्च होगा, विकसित होगा, क्योंकि ये कच्चा माल आप दूसरे देशों को बेचकर उनके साथ अच्छा व्यापार कर सकते हैं, जिससे आपको अच्छा लाभ होगा और विश्व स्तर पर आपकी क्या शाखाएं बढ़ेगी, ब्रांचेस बढ़ेंगे। अगर आपके देश में पेट्रोल, आयरन, स्टील आदि है तो यह सब नेचुरल रिसोर्सेज में आती है। तो माना आपके देश के अंदर पेट्रोल बहुत ज्यादा है तो आप अमेरिका, रूस जैसे देश या
यूरोप में फ्रांस जर्मनी के साथ अच्छा व्यापार कर सकते हैं, बहुत आसानी से कर सकते हैं और उनसे बहुत अच्छा खासा आप पैसा कमा सकते हैं। अगर आपके पास कोई प्राकृतिक संपदा नहीं है तो यह आपके लिए बहुत ज़्यादा दुर्भाग्यपूर्ण वाली बात हो जाएगी। हम अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर इन चीज़ों के लिए दूसरे देशों पर आश्रित रहेंगे। अगर ये सारी चीज़ें अगर हमारे देश में नहीं होती तो हमें अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर दूसरे देशों पर हमें डिपेंड रहना पड़ेगा। तो प्यारे फ्रेंड्स, अब हमें पढ़ना है कि पाकिस्तान और भारत के ऐतिहासिक संबंध। हालांकि पाकिस्तान और भारत के ऐतिहासिक जो संबंध है वो काफी हद तक पेचीदा रहा है भाई, क्योंकि कहीं ना कहीं पाकिस्तान और भारत के बीच में मनमुटाव रहा है और दोनों में समानता तो पाई जाती है, लेकिन फिर भी वह बहुत ही बेकार संबंध है। भारत और पाकिस्तान की अगर देखा जाए तो पाकिस्तान के जो संबंध है बहुत ज्यादा बेकार है और संबंधों में कड़वाहट है, क्योंकि दोनों में हमेशा कन्फ्लिक्ट्स रहता है, यानी दोनों में विचार मेल नहीं खाते। तो हमारी विदेश नीति इन ऐतिहासिक संबंधों के ऊपर निर्भर रहेगी। अगर कोई देश हमारा अच्छा मित्र रहेगा तो हम अपनी विदेश नीति उसको ध्यान में रखकर बनाएंगे। जैसे रूस भारत का इतिहास से अच्छी तरह जैसे रूस भारत का इतिहास से ही अच्छा मित्र रहा है। यानी विदेश नीति हमारे किसी देश के साथ संबंध कैसे हैं इस पर भी निर्भर करती है। तो प्यारे मित्रों, अब हमें पढ़ना क्या है, विचारधारा। हालांकि आज के समय में विचारधारा अधिक महत्वपूर्ण नहीं है, फिर भी नीति निर्धारण में इसका प्रभाव भी माना जाता है। आइडियोलॉजिकल जो फैक्टर आज के समय उतना आवश्यक नहीं है जितना इतिहास में पहले हुआ करता था। शीत युद्ध के वक्त पर महत्वपूर्ण था विचारधारा, लेकिन आज के मौजूदा समय में विचारधारा उतनी ज्यादा महत्वपूर्ण नहीं है। विचारधारा यानी जो कि आपकी सोच है उस पर निर्भर करता है। अगर कोई देश पूंजीवादी है या समाजवादी या मार्क्सवादी तो उस देश की विचारधारा भी उस तरह हो जाएगी। वह देश अपने विदेश नीति में उस विचारधारा का इस्तेमाल करेगा। किसी देश ने सोशलिज्म का रास्ता चुना हुआ है या पूंजीवाद, मार्क्सवाद, यानी आप किस तरीके के विचारधारा को रखते हैं, यह भी विदेश नीति को तय करने में बहुत बड़ा महत्व रखता है। अगर आप पूंजीवादी विचारधारा रखते हैं तो आप दूसरे देशों को भी उस नजरिए से देखेंगे और जब भी आप उनके साथ कोई भी संबंध रखेंगे तो आपकी जो भी नीति बनेगी तो इसी विचारधारा पर आप उसको निर्धारित करेंगे। अगर आप मार्क्सवादी विचारधारा रखते हैं तो आपकी सारी पॉलिसी इसी के ऊपर निर्भर होंगे और इसी विचारधारा को देखकर बनाई जाएगी। अब हम बात करते हैं कि सातवां जो हमारा टॉपिक है, अंतर्राष्ट्रीय संगठनों पर भी विश्वास रखना। जितने भी अंतर्राष्ट्रीय संगठन हैं जैसे कि संयुक्त राष्ट्र यानी यूनाइटेड नेशन, इसके अलावा सार्क ले लीजिएगा, WTO, WHO, IMF, विश्व बैंक, वर्ल्ड बैंक आदि, या जितने भी अंतर्राष्ट्रीय संस्थान हैं, इन सभी संगठनों में आप अपना विश्वास रखते हैं या नहीं रखते, ये बहुत महत्वपूर्ण कारण है कि आप अपनी फॉरेन पॉलिसी किस तरीके से बनाते हैं। अगर आपको इन संस्थानों पर भरोसा है तो आप उनकी शर्तों और नियमों के हिसाब से आप अपनी विदेश नीति को तैयार करेंगे। जैसे कि अगर देखा जाए तो नॉर्थ कोरिया की बात करें तो नॉर्थ कोरिया एक ऐसा देश है जो इन संगठनों पर विश्वास नहीं करता है। इस वजह से वह अपनी विदेश नीति को अलग तरीके से रखता है, क्योंकि वह अपनी विदेश नीति में इन संगठनों की शर्तों का पालन नहीं करता है। तभी वह अमेरिका पर परमाणु बम गिराने की धमकी देता रहता है। अगर आप इन संगठनों की गाइडलाइंस मानते हैं तो आप इनकी बातों का पालन करेंगे। जैसे कि भारत
देखा जाए हमेशा ही अंतर्राष्ट्रीय संगठन के गाइडलाइंस को फॉलो करता है, उसे हमेशा इन संगठनों पर विश्वास रहता है। तो भारत अपनी विदेश नीतियों में इन संगठनों के नियमों को ध्यान में रखकर संयुक्त राष्ट्र संघ के हम सभी सदस्य रहे हैं। जैसे कि हम बात करते हैं कि जवाहरलाल नेहरू जी आजादी से पहले वहां पर गए थे और संयुक्त राष्ट्र संघ का हिस्सा बने और हस्ताक्षर करके आए थे। इस तरह हमारा हमेशा से इन संस्थानों पर भरोसा रहा है और इन संस्थानों की जो मर्यादा है, जो नियम है, उनका हमेशा वो भारत जो है वो पालन करते आ रहा है। अब हम बात करते हैं कि सामाजिक प्रारूप क्या है। हमारे देश में जो लोग रहते हैं, जो समाज में रहते हैं, उस समाज का प्रारूप क्या है। क्या आपका देश जातिवाद है? क्या आपका देश वर्ग विभाजित है? यानी आपका देश जातिवाद व्यवस्था पर चलता है, तो इन सब बातों को ध्यान में रखते हुए किसी देश का प्रारूप बनता है कि किस तरीके का है, क्योंकि जो तरीके का आपका समाज ढांचा होगा उसी तरीके की आपकी सोच होगी। जिस तरीके की आपकी सोच होगी उस तरीके की आपकी विदेश नीति का भी निर्माण करेंगे और जिस तरह की आपकी सोच होगी उसी तरह आप अपने विदेश नीति का निर्माण करेंगे। तो विदेश नीति को निर्धारण में ये बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। तो दोस्तों, जो कि हमारी भारत की जो विदेश जो नीति थी, मैंने समझाने का प्रयास करा। आप लोग इसे 1 से 2 बार वीडियो देखिए ताकि आपको समझ आ सके और आप अपनी कॉपी में नोट डाउन करें और इसे इसी लैंग्वेज में आपको लिखना है। तो आई होप कि आपने इसे समझा होगा कि विदेश नीति क्या है, यानी भारत की विदेश नीति किसे कहते हैं या क्या है, कौन कौन से ऐसे कारक है। अगर आपको लगता है कि एक और इसकी वीडियो होनी चाहिए तो मैं एक और वीडियो आपको बना के दे दूंगा।